अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है, जिससे 2 दिन पहले आज तहरीक इंसाफ को 2 कानूनी फोरम्स पर शिकस्त हुई। पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने मुबैना वीडियो स्कैंडल की बुनियाद पर यूसुफ रजा गिलानी की जीत का जो नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद करते हुए तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया कि केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, गैर ज़रूरी तौर पर सियासी मामलात अदालत में लाना मुनासिब नहीं। जिसके बाद हुकूमत को इलेक्शन कमीशन से भी इस कोशिश में नाकामी हुई, जहां आज वीडियो स्कैंडल की एक और तवील समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर यूसुफ रजा गिलानी की जीत का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे हैदर गिलानी को 22 मार्च को तलब कर लिया। यानी 2 दिन बाद यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे अपोजिशन की जानिब से, और इस केस का जो भी फैसला होगा वो इलेक्शन के बाद होगा, जिसमें आज की समाअत की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि हुकूमत का मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि हुकूमत एक जानिब एतराफ़ कर चुकी है कि ये वीडियो हुकूमती MNAs का स्टिंग ऑपरेशन था, लेकिन दूसरी जानिब इन MNAs को जो MNAs थे दरख्वास्त में फ़रीक बनाने से कतरा रही है और इलेक्शन कमीशन के बार बार सवाल के बाद उन 16 अरकान के नाम नहीं बता रही जो हुकूमत के मुताबिक सेनेट के इंतखाबात में बिक गए थे। इलेक्शन कमीशन भी इस वीडियो की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा चुका है। आज की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के मेंबर अल्ताफ कुरैशी ने सवाल उठाया कि रिश्वत लेने वाला मुल्जिम होता है या गवाह। तो तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि वीडियो में मौजूद अरकान असम्बली हमारी नज़र में मुल्जिम नहीं। अली हैदर गिलानी की पेशकश मुस्तरद की गई। हमारा केस तो रिश्वत की पेशकश करने को साबित करना है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के सिंध से रुकन नासिर दुरानी ने सवाल उठाया कि क्या ये वीडियो स्टिंग ऑपरेशन है। तो अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया कि वीडियो खुद बनाई गई, इसे स्टिंग ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता। स्टिंग ऑपरेशन मीडिया वाले अपनी कार्रवाई को कहते हैं। इलेक्शन कमीशन के रुकन खैबर पुख्तूनख्वा ने नुक्ता उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा फैसलों की रोशनी में ये वीडियो मुकम्मल सबूत नहीं है, सबूत का हिस्सा ज़रूर है। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने समाअत के दौरान कहा कि MNAs ने अली हैदर गिलानी से मुलाकात ही क्योंकि दोनों फरीकैन का मुश्तरका मफाद था, तभी मुलाकात हुई। PTI के लिए भी यही बेहतर है कि रिश्वत के लिए मिलने वालों को सामने लाए। मुलाकात तो हफीज़ शेख और यूसुफ रजा गिलानी की भी हुई थी। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने यह भी कहा कि आज फैसल वाडा का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा भी की गई थी। क्या तमाम सेनेटर्स के नोटिफिकेशन रोक लें? फैसल वाडा की मौजूदगी में भी इन्हें मोहलत दी। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन बिकने वालों के नाम भी बता दें। अहम मामला है जिस पर तहरीक इंसाफ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से वीडियो स्कैंडल में नोटिस होने के बाद उसूली तौर पर यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन से दस्तबरदार होना चाहिए। आपके इंतखाब के ऊपर ही एक सवालिया निशान खड़ा हो जाए और आपको कहा जाए कि वजाहत पेश करो आईनी इदारे को, क्या आवाम के एतमाद को चोरी किया था? इस पिटिशन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे अल्तवा होने से वो इखलाकी जुर्रत जो एक मेंबरान पार्लियामेंट को दिखानी चाहिए वो दिखाइए। और आइन और कानून के तकाजे ये हैं कि आप ऐवान बाला में चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट ना बने। आपके किरदार के ऊपर, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर, आपके सादिक और अमीन होने के ऊपर सवालिया निशान उठ चुका है। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को दुरुस्त मान लिया जाए तो क्या यही उसूल उन पर लागू नहीं होना चाहिए? फैसल वाडा को भी एक नहीं 2 आईनी इदारों ने तलब किया, उन पर गलत बयानी का इल्ज़ाम लगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये तक लिखा कि वफाकी वज़ीर ने दोहरी शरीयत के मामले पर झूठा बयान हल्फी जमा कराया, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ ने उन्हें नाअहली से बचाने के लिए सेनेट का रुकन मुंतखब करवा दिया। ये सवाल भी उठ रहा है कि उसूली तौर पर तो हुकूमत और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ कानूनी फोरम्स में शिकस्त के बाद अब सेनेट चेयरमैन इलेक्शन में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद किस तरह अपना उम्मीदवार जितवाएगी। वफाकी वजीर शिबली फराज तो वाज़ेह कर चुके हैं कि इस इलेक्शन के लिए हुकूमत अब कुछ भी करने को तैयार है। बात यह है कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम बिल्कुल शरीफ खेलें और वी गो बाय एवरी रूल दैट इज़ इन द बुक। इस दफ़ा हम प्रिपेयर्ड हैं, जो भी होगा कम व्हाट में वी विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, व्हाटएवर इज नीडेड टू विन दिस इलेक्शन। हम जो है तो हर वो कोशिश करेंगे कि ये हमारा कैंडिडेट जो है वो जीते। इस इंटरव्यू पर अपोजिशन खुसूसन पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतालबा किया गया कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को इस बयान का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इससे साबित ये होता है कि हुकूमत अब हॉर्स ट्रेडिंग करने वाली है, क्योंकि नंबर्स के मुताबिक तो हुकूमत किसी सूरत नहीं जीत सकती।
उन्होंने जो कहा ये इतनी ख़तरनाक बात है कि मैं समझता हूँ कि शायद इलेक्शन कमीशन को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। आप नैब को इस्तेमाल करेंगे, वो धड़ल्ले से कह रहे हैं और अब सुबह से सफाइयाँ आ रही हैं कि नहीं हम तो आईनी कानूनी ये करेंगे वो करेंगे। भाई आईनी कानूनी किसने रोका है आपको? अगर आप नंबर्स देखें तो हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। आज वो क्यों नहीं कहते कि जी ऑपोजिशन के मेंबर ज़्यादा हैं लिहाजा हम अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते हैं। वफाकी वजीर ने अब वजाहत की कि उनकी मुराद जो है वो हर कानूनी, सियासी और आइनी हरबा था, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर अपोजिशन ऐसे हरबे इस्तेमाल करे तो हुकूमत क्यों धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। इसी पर तफसीली बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म खसूसी उस्मान डार हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान डार साहब, इलेक्शन कमीशन में एक सादा सा सवाल उठ रहा है जो बड़ा वैलिड सा सवाल है कि आपने वीडियो अब सामने जो आई गिलानी साहब के बेटे की, अब आप ये कह रहे हैं कि गिलानी साहब पैसे देकर अपना सेनेट का इलेक्शन जीते, लेकिन ये पैसे किसको दिए गए, ये पैसे किसने रिसीव किए? बड़ा एक वैलिड सा सवाल है और बताया भी ये भी जा रहा है कि खान साहब को नाम भी पता है, इलेक्शन कमीशन को दें कि तहकीकात वहाँ पर हो, क्यों इससे कतराया जा रहा है? देखिए आदिल, हमारा आइनी और कानूनी मुतालबा था जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा। हमने इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड एक्ट में ही बात की है, सेक्शन 167, 168 क्या कहता है वो, अगर कोई ब्राइबरी कर रहा है, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीज़ें करप्ट प्रैक्टिसेस में आती हैं। हाल ही हम यहाँ अली गिलानी की वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं। आपके साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है। क्या कह रहे थे कि जिन्होंने एडवांस पकड़ ली है बाबा, एडवांस पकड़ ली है बाबा। तो ये लोग इस हद तक क्लियर थे किन किन लोगों ने इन्होंने एडवांस दे दिए। इसी तरह मरीम नवाज साहबा कहती हैं पैसा नहीं चला, टिकट चली है। फिर ये वीडियो जिसमें एक दो MNAs की आवाज़ें भी हैं, नाम हैं, एडमिटेड फैक्ट्स हैं, अली गिलानी मान चुके हैं कि वो राब्ते में थे, दोस्त हैं, पुराने राब्ते में थे और डायरेक्टली वो उनके बेटे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन से क्या प्रे की थी, ठीक उसी तरह डस्का इलेक्शन में क्या हुआ। डस्का इलेक्शन NA 75 में PMLN के जो पॉलिटिकल टीम थी और लॉयर्स थे वो वीडियोस ही लेके आए थे इलेक्शन कमीशन में कि ये देखें जी यहाँ फायरिंग हो रही है, यहाँ पोलिंग स्लो हो गई है और ये वाले मसले मसाइल हैं। तो उसकी बेस पे जो कि उन्होंने 23 पोलिंग स्टेशन मांगे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ PMLN ने 14 पोलिंग स्टेशन खुद कैटेगोरिकली RO कह रहा था डस्का NA 75 इलेक्शन में, और सारा इलेक्शन सेट असाइड कर दिया जाता है, सारा इलेक्शन को लदम करार दे दिया जाता है। हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन आज खुद मुख्तार अदारा है, और लेकिन ये इंसाफ किसी एक जमात के साथ होता नज़र नहीं आना चाहिए। इसलिए हम इसके लिए हर फोरम तक जाएंगे, आखिरी हद तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। और मैं समझता हूं अच्छा उस्मान डार साहब, देखिए बात ये इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा होना चाहिए, नज़र भी आना चाहिए, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन जब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं करता तो ऐसे ही इल्ज़ामात अपोजिशन लगा रही थी। यही इलेक्शन कमीशन जब फैसल वाडा केस जो कि सीनियर लॉयर्स के मुताबिक ओपन एंड शट केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि उन्होंने गलत बयानी की जब वो कागजात नामजदगी जमा करा रहे थे, यही इलेक्शन कमीशन है। तो उस वक्त तो आपको खुद मुख्तार नजर आ जाता है, जब आपकी मर्जी का फैसला ना है तो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी पर सवाल उठ जाते हैं। फिर ये बताएं, माजी में हमारे खिलाफ फैसले आए तो हमने क्या उन अदारों को तनकीद का निशाना बनाया? क्या हमारे लिए काबिल एहतराम जज साहिबान ने हमें जुडिशल कमीशन का फ़ैसला पूरी कौम के सामने, हम क्या कंटेनर लेके सड़कों पे निकल आए थे? क्या हमने कहा लोहे के चने हमें चबाएं नहीं, सफ़ात आपसे पढ़े नहीं जाते हैं, आपकी फैमिलीज़ के लिए घेरा तंग कर देंगे? ये क्या PTI वाले कह रहे थे? मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं, पार्टी फंडिंग को ले लें, फैसल वाडा को ले लें, फैसले आते हैं, फैसले पे तनकीद करना हर एक का हक है, हमारा हक है। अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन हमने किसी सतह पे इलेक्शन कमीशन के जो कमीशन है उसको कभी डायरेक्टली तनकीद का निशाना नहीं बनाया कि ये शायद बाइस्ड है या किसी दबाव का शिकार है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इलेक्शन कराना। अगर ये वीडियो सामने आ चुकी हैं, अगर
हमारी फौजिया अरशद साहिबा उसी दिन 174 वोट लेके जीत जाती हैं, PMLN की उम्मीदवार हार जाती हैं, तो 10 वोट उन्हें ज़्यादा पड़ते हैं। तो वजह यही थी कि दूसरी तरफ खरीदो फरोख्त हुई, यहाँ खरीदो फरोख्त नहीं हुई। फिर 2 रोज़ 3 रोज़ बाद वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेते हैं, पहले से ज़्यादा वोट। चले आपके बकौल गिलानी साहब जो हैं वो पैसे देकर जीते हैं, तो जिनको पैसे दिए हैं उनके नाम सामने लेके आए ना, यही तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। अच्छा, अब काफ़ी दिलचस्प राइल में सेनेट के इंतखाबात दाखिल हो चुके हैं, अपोजिशन की अददी अक्सरियत है, लेकिन शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि सादिक संजरानी रियासत के भी उम्मीदवार हैं और हुकूमत ये तासुर दे रही है कि सादिक संजरानी जो हैं वो जीत जाएंगे। शिबली फराज साहब यहाँ तक कह चुके हैं कि जी हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे लेकिन जीतेंगे, बड़ा अहम इलेक्शन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो आप कह रहे हैं ना कि पैसा इस्तेमाल करेंगे। शिबली फराज साहब ने कभी किसी सतह पे ये नहीं कहा कि हम पैसा चलाने जा रहे हैं या हम इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सियासी एतबार से, आइनी और कानूनी एतबार से जो भी एक कैंडिडेट को कंपेन करना चाहिए, उसके लिए सादिक संजरानी साहब माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त खुल के खेल रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ लीड कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर उन्होंने बात की है तो उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं आपके और कौम के सामने रखना चाहता हूँ, सादिक संजरानी साहब ने बड़े मुश्किल वक्त में भी सेनेट संभाले रखा। बहुत सारे ऐसे सेनेटर्स हैं PDM से जिनका ताल्लुक़ है, उनके बड़े बड़े मुश्किल वक्त में वो काम आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सादिक संजरानी ने जो सर्व किया इतने अरसा सेनेट को, वो भी एक हमें पीरियड सामने रखना होगा। उनके एक पर्सनल तल्लुकात भी हैं जब वो एक उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं, और सभी उम्मीदवार, चाहे वो आदिल जनरल इलेक्शन हो, चाहे सेनेट इलेक्शन है या सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है, लोग अपनी कैंपेन के सिलसिले में जाते हैं दूसरे लोगों के पास। आप देखें ना, PDM वाले हमारे इत्तेहादियों के पास जा रहे थे, MQM के पास भी गए, मुस्लिम लीग Q के पास भी गए। अगर सादिक संजरानी जा रहे हैं, यार साहब आपकी मंतक ये है कि गिलानी जीते तो पैसा इस्तेमाल, संजरानी जीते तो वो फिर उसके ज़ाती ताल्लुकात और जो उन्होंने काम किए PDM के। चले, ये तो आपकी मंतक है। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन का अभी तक ऐलान नहीं हुआ, कौन हो सकता है PTI में से? फैसल जावेद का भी नाम आ रहा है, ज़ेरे गौर हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कल सुबह तक या हो सकता है रात के नाम फाइनल हो जाए, तो वो आप मीडिया के और कौम के सामने आ जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद। चले, आप खबर दे देना, एक तो आपसे खबर निकलवाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, कौन नाम किस किस के चल रहे हैं? चले मेरा देखिए, अगर मुझे खैर पता होता तो मैं अभी आपको नाम बता भी देता, लेकिन 2-3 नाम पहले से ही शायद मीडिया पे चल भी रहे हैं, और हम अपने इत्तेहादियों से पूरी मशावरत के बाद इंशाल्लाह ताला डिप्टी चेयरमैन का भी नाम अनाउंस करेंगे। लेकिन मुझे खुशी है, कम से कम सादिक संजरानी साहब बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन उन्होंने की, उन्होंने पूरी कोशिश की, हर एक तक वो पहुँचे, और मैं समझता हूँ जिस तरह उन्होंने पहले सेनेट को लेके पूरे हाउस को उन्होंने चलाया, उन्हें अच्छे वोट मिल जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है सादिक संजरानी साहब जीत जाएंगे सेनेट का इलेक्शन। चले, लेट्स होप अब आपकी जो उम्मीदें हैं तो वो कामयाब हों, और पीपल्स पार्टी के लिए भी लेट्स होप कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो कामयाब हों। लेकिन अगर गिलानी साहब जीत गए तो आप फिर भी यही कहेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई? देखें, मैं आज भी आपके प्रोग्राम CM को हम दावत दे रहे हैं, आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे साफ और शफाफ इंतखाबात में इंक्लूडिंग सेनेट आज ही ले आते, कल तक का भी टाइम है। देखिए, टॉक शोज में बैठ के आदिल ये बड़ी बात करते चले जी अब शो ऑफ हैंड से कर लें, अब हम ओपन बैलेटिंग कर लेते हैं। बाबा, अगर अभी भी आपने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेटिंग से कराना है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, आईनी तरमीम लानी है। ये कोई हम किसी टॉक शो में बैठ के तो नहीं फैसला कर सकते जी कि आए आदिल शजीब के साथ बैठे हैं जी अब शो ऑफ हैंड से होगा। कोई होमवर्क ही नहीं है इनका, ये संजीदा ही नहीं है आदिल। अगर ये लोग संजीदा हों तो आज कुछ ना कुछ हमारे साथ बैठ जाते, बात कर लेते, हम आगे बात बढ़ा लेते। लेकिन इनको ये सब सूट करता है, खरीदो फरोख्त करना, ज़मीर फरोशी करना। मैं कौम को बताना चाहता हूँ इनको सूट करता है, और यही वजह ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे साथ दोनों जमातें खड़ी नहीं हुई थी। इन्होंने अखलाकियत तबाह करके रख दी। आप खुद सोचे, जब आपका साबिक वज़ीर आज़म फ्लोर ऑफ द हाउस राजा परवेज़ अशरफ बोले कि एडवांस पकड़ लिया बाबा, हमने ज़मीर खरीद लिए हैं,
एक मुल्क का साबिक वजीर आजम ऐसी गुफ्तगू कर रहा है, तो आप सोचें हम क्या मैसेज दे रहे हैं अपने नौजवानों को, हम अपनी आने वाली नस्लों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। इस अखलाकियत तबाही की बात करते हैं मेरे लीडर, मेरे वजीर आजम, आपके वजीर आजम इमरान खान, कि इस नेज पे ये इस मुल्क को और आने वाली नस्लों को ले चले। उस थैंक यू सो मच, क्योंकि मामला इलेक्शन कमीशन में है, उस पर ज्यादा गुफ्तगू हम नहीं कर सकते, सब्जुडिस है। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अशतर उसाद साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे कुछ यही आज को जो मुख्तलिफ अदालतों में हुआ इलेक्शन को लेकर, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले उस्मान डार हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमती मौक़िफ़ आपके सामने हमने पेश किया। अब न्यूट्रल जो ऑब्जर्वर्स हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, कानूनदान हैं, वो क्या सोचते हैं? अशतर उसाद साबिक अटॉर्नी जनरल हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अशतर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइए कि अली हैदर गिलानी की जो वीडियो सामने आई, एक तरफ PTI कह रही है कि जी वो स्टिंग ऑपरेशन था, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि इस वीडियो की बुनियाद पर यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि इल्ज़ाम तो ये है कि गिलानी साहब ने रिश्वत दी और वो रिश्वत देकर जो है वो सेनेटर इलेक्ट हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने रिश्वत ली उनका भी तो कुछ सामने लाएं, कुछ सबूत सामने लाएं, कुछ उनके नाम सामने लाएं। ऐसे तो मुकदमात नहीं आगे चलेंगे। बहरहाल वो अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, फिलहाल चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बाद उसका फैसला होगा। व्हाट डू यू थिंक, इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है उसमें कितना वजन है, और फिर जो PTI कह रही है उसमें कितना वजन है? सर देखिए, हमारे आइन में ऐसा प्रोसीजर किए गए हैं और आइन के तहत जो कानून बना है, खासतौर पर इलेक्शन एक्ट 2017 उसके अंदर भी सारा प्रोसीजर किया गया है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं इसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन का अपना भी फैसले हैं जो ये कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस, यानी, और हमारे आर्टिकल जो आइन है उसमें भी लिखा है 10A में कि हर एक को एक ड्यू प्रोसेस मिलेगा। ड्यू प्रोसेस का क्या मतलब है कि जो प्रोसीजर सेट किए गए हैं, जो सब्सटैंटिव लॉ है, यानी कानून का जो मंशा है, उसको फॉलो किया जाएगा। शॉर्टकट्स कोई नहीं, लेकिन उसके अंदर स्पीड डालते हैं हम। स्पीडी जस्टिस जो है वही दुरुस्त जस्टिस होती है। लेकिन जस्टिस हरी इज जस्टिस बरी, ये भी तो एक मुसलमा सी बात है कि बहुत जल्दी भी नहीं करनी चाहिए और देर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंतवा हो गया तो फिर मकसद बहुत हो जाता है। लेकिन जो आजकल के हालात में मामला चल रहे हैं उसको पोलराइज बहुत कर दिया गया है। उसमें बगैर पढ़े हुए, बगैर समझे हुए हर कोई हद कर रहा है। और जो मुझे एक चीज कंस्पिक्यूअसली एब्सेंट नजर आ रही है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से कोई लॉयर या कोई उनका जो कानून के मामला को देखते हैं उनकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आ रहा है। इसके ऊपर कमेंट आ रहा है उन वज़रा का जिनका ताल्लुक कानून के साथ, कानून के शोबे के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अनफॉर्चुनेटली इससे पहले अगर फ़र्ज़ करें तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस हो या उसके बाद फैसल वाडा केस हो जो कि सीनियर लॉयर्स के मुताबिक ओपन एंड शट केस है, वो उन मामलात में अपोजिशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान लगा दिया गया है। ये क्या हमारी जो सियासी जमातें हैं अगर उनके हक में फ़ैसला आ जाए तो फिर ठीक है, बल्ले बल्ले है, सारे इदारे ठीक हैं। उनके अगर उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला आता है तो फिर वो एक्सेप्ट उसको नहीं करते। इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब होना क्या चाहिए जी? होना ये चाहिए कि हमें इंतजार करना चाहिए कि वो फरीक जो इलेक्शन हारा है वो पिटीशन फाइल करे, बजाय इसके कि पीटीआई के या कोई और लोग जो हैं वो पिटीशन फाइल करते फिरे जिनका कोई मकसद नहीं है सवाए अपना नाम उस लिस्ट में लिखवाना है कि हमने अपोजिशन के साथ भी कुछ किया। इसी तरह अपोजिशन वाले भी जो हैं जब इस तरह की कोई बात करते हैं तो मुझे थोड़ा सा ये होता है कि हम क्यों नहीं लीगल इश्यूज के ऊपर काम करते। पॉलिटिकल बातें जरूर करें, पॉलिटिकल बातों की वजह से तो फिर आइन बनता है, लेकिन
जहाँ पे शवाहिद की बात आती है वहां पे उसको सिर्फ ठीक। अच्छा सर, यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन मार्क भी बड़ा है कि अब इस केस का फैसला जो है वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद होगा। तो अब अगर गिलानी साहब इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो एक लटकती हुई तलवार है उनके सर पर, वो तो कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि अभी अगर उसमें ये भी जो भी पिटीशन है या केस है, अगर उसमें कुछ है नहीं तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाए? क्योंकि ऐसे तो इदारे मतलब सिस्टम और हमारे इदारे नहीं चल सकते ना कि फिर उनके सरों पर ये चीज़ें लटक रही हों और फिर वही सवाल उठते हैं कि जी उनको ब्लैकमेल किया जाता है, आइन की धज्जियां उड़ाई दी जाती हैं। मतलब एक तौर तरीका होना चाहिए और उसके मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। यूँ है कि आप देखिए कि फैसल वाडवा का साहब का केस भी जो है वो 3 साल नहीं फैसला हो सका, फर्म फंडिंग का केस भी नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये स्टे ऑर्डर्स लेते रहे हैं, मामला को इल्तवा में खुद डालते गए हैं। तो ये हमारी प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, इसमें इदारों का कसूर नहीं है। इसमें हमने कोशिश की थी कि कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन बिल लेके आए और उसको हमने पास करवाया, लेकिन सूबों ने सवाए बलूचिस्तान के किसी ने भी उसको नहीं कबूल किया। तो कानून की जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं उनको हमने तेज करना है, उनको उसके अंदर टीथ लेके आने हैं। फैसला जो है वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्ट होने के बाद भी अगर होगा तो वो उसका उतना ही इफेक्ट होगा। चेयरमैन सेनेट अगर अपनी सीट खो बैठते हैं एज ए सेनेटर तो प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये आते रहते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी होते हैं। ठीक। जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हम संजीदा तरीके से कोई भी लॉज को जो आम आदमियों को जिसमें फायदा हो उस पर काम नहीं कर रहे। इतने महीनों से हम हिजान की कैफियत में हैं, हमें इससे बाहर निकलना है। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि हमें इदारों को साथ मिला के चलाना है, इदारों को हम अलग अलग से नहीं कर सकते, ये हमारे मुल्क के लिए खतरनाक है। ठीक। अच्छा सर, इसमें जो डस का इलेक्शन है उस पर भी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला हुआ कि जी रीपोलिंग पूरी कंस्टिट्यूएंसी में होगी, लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि जी वो वीडियोस जो सामने आई और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को उठाया गया वो तो सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस में हुआ। मतलब वो लॉजिकली बात तो ऐसी है कि अगर 20 में हुआ जो भी है, लेकिन उससे पूरा रिजल्ट इम्पैक्ट हुआ पूरे में कराएं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर 20 में उठाया गया तो फिर पूरा रीपोल क्यों कर रहे हैं? आप आइन और कानून क्या कहता है कि अगर 20 में उठा दिया तो फिर 20 में ही करेंगे या पूरा रीपोल करेंगे? नहीं, देखिए आइन और कानून ये कहता है और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर फाउंटेन पोल्यूट हो गया है, अगर एक मछली भी गंदी आ गई है तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो जब पीटीआई वाले खुद मानते हैं कि हाँ हमने धांधली की, लेकिन हमने धांधली सिर्फ 20 हलकों तक की, तो फिर उनके पास रह क्या जाता है कहने का कि सारा पोल होना चाहिए? तो उनके बात में कोई किसी किस्म का वजन नहीं है। और अगर वो जीते हुए हैं तो फिर ये रीपोल से क्या फर्क पड़ जाएगा उनको? असल में ये जो उनका कन्फेशन है, जिस तरीके से इस केस को लड़ा गया, उस केस के अंदर खुद आपने कह दिया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जी आप दोबारा करा दें पोल, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तो फिर जब आपकी पार्टी का लीडर ये कह रहा है तो फिर आपका ये कहना कि नहीं कुछ हलकों तक कराया जाए, तो बात मुनासिब नहीं लगती। इश्तार उसाफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे कोरोना वायरस की, जो कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में सर उठा रहा है। वैक्सीनेशन कहां तक पहुंची, स्कूल अचानक फिर दोबारा से बंद कर दिए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद हमें ज्वाइन करेंगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना एक दफ़ा फिर सर उठा रहा है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान नए केसेस की शरह बढ़ती जा रही है और इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अवाम की लापरवाही और हुकूमत की फैसला साजी में कन्फ्यूजन के बायस कोरोना की तीसरी लहर का आगाज हो चुका है, जो खतरनाक साबित हो सकती है। आज कोरोना से निपटने के लिए बनाई जाने वाली NCOC की जानिब से इसी खदशे के पेश नज़र एक बार फिर चंद पाबंदियों का इतलाक करना पड़ा। तकरीबन 9 बड़े शहरों में तालीमी इदारों को बंद करना पड़ा और चंद फैसलों पर नजरसानी भी करनी पड़ी।
घर से काम करने की जो पॉलिसी है, जिसको हम 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का जिक्र करते रहे हैं, वो तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उससे मुत्तफिक हैं। जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए शाम 10 बजे की लिमिट थी, वो इसी तरह से रीइंफोर्स की जाएगी। अम्यूज़मेंट पार्क जो हैं ये सारे मुल्क में शाम 6 बजे बंद करने की हमारी डिसीजन और हदायत है। आउटडोर डाइनिंग और जो आउटडोर वाली पॉलिसी है वो जारी रहेगी, और ये जो इसका इतलाक है ये 15 मार्च से लेकर जो 15 अप्रैल तक चलता रहेगा। अहम बात यह है कि हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में कोरोना केसेस में उतनी तेजी से इजाफा नहीं हुआ जितनी तेजी से इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पुख्तूनख्वा में हुआ। जिन शहरों में तालीमी इदारे बंद करने का फैसला हुआ उनमें भी ज्यादातर पंजाब भी शामिल। फैसलाबाद, गुजरावाला, उसके बाद लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सियालकोट। खैबर पख्तूनख्वा में इस फैसले का इतलाक पेशावर पे होगा। यही फैसले का इतलाक इस्लामाबाद पे भी होगा। मुजफ्फराबाद पे भी फैसला जो मुतवक्को है, वहाँ सोमवार से यानी कि 15 तारीख से बाहर की छुट्टियां जो है वो शुरू हो जाएंगी और वो 28 मार्च तक रहेगी। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बाकी शहर है, वहाँ पे आगे स्टूडेंट्स जो कि पहले आते थे उसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। तो वो इम्तिहान जो स्कूल्स ले रहे हैं वो जारी रहेंगे, यानी कि उस पे पाबंदी का जो हमने आज लगाई है, उस पाबंदी का इतलाक उन इम्तिहानात पे नहीं होगा। आपको याद दिलाते चलें कि वफाकी हुकूमत ने पहले तय किया था कि स्कूल्स में 100% हाजिरी दोबारा शुरू की जाएगी, जिससे सिंध ने इख्तिलाफ किया था। और आज के फैसले के बाद वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने एक दफ़ा फिर वफाकी हुकूमत को याद दिलाया कि आज जो फैसला किया गया वो पहले ही कर लेना चाहिए था। कुछ अर्सा पहले शफकत महमूद साहब ने एक ऐलान किया था कि अब जो है वो 1 मार्च से पूरे पाकिस्तान में तमाम तालीमी इदारों में 100% जो है बच्चे आ सकते हैं, जिस पर सूबा सिंध ने डिसएग्री किया था और हमने ये कहा था कि हम 50% से ही अपनी जो पॉलिसी थी पहले वाली उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज फेडरल गवर्नमेंट को भी और दीगर सूबों को भी ये एहसास हुआ कि नहीं, हमें उसी तरह जाना चाहिए 50% बच्चों के साथ। सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना की नई लहर क्या सिर्फ अवाम की लापरवाही का नतीजा है या फिर हुकूमती फैसला साजी का भी इसमें किरदार है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग जैसे मेगा इवेंट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के बाद केसेस का सामने आना और फिर उसके बाद PSL का मुलतवी होना, उससे यह जाहिर है कि कोरोना सर उठा रहा है और एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन चंद ही रोज़ पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़िले इंतज़ामिया ने एक फेस्टिवल का इनेकाद किया जिसमें कहीं भी SOPs का नामो निशान नहीं था। ऐसे में हुकूमत अवाम से हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद की तवक्को कैसे कर सकती है, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे कोरोना की वैक्सीन की दस्तयाबी पर जो उठने वाले सवालात हैं उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये कहेंगे कि तीसरी लहर अब हमें दिख रहा है, खुदा न ख्वास्ता हम दुआ गो हैं कि इतनी ख़तरनाक ना हो, लेकिन ये तय है कि तेज़ी से अब केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये जो हमने फैसले किए, फॉर एग्जांपल स्कूल को खोल दिया, फिर PSL का आना, उसमें SOPs का ना फॉलो होना, इस्लामाबाद जैसी जगह में इतना मेगा इवेंट्स होना, और ये भी तय है कि हमारे अवाम तो SOPs फॉलो नहीं करते, तो थोड़ा सा ग्रिप हुकूमत की जानिब से भी ढीली पड़ गई थी। जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें सबसे पहली बात तो समझने वाली ये है कि ये कोरोना की जो पेंडेमिक है ये कोई 2, 4, 5 महीने की बात नहीं थी। ये हमें पहले दिन से पता था कि ये जिस तरह जब इस किस्म की कोई पेंडेमिक्स आती हैं तो वो कुछ अरसा रहकर फिर वो ख़त्म होती हैं या कम होती हैं, और इसमें साल, 2 साल, 3 साल तो बड़ी मामूली सी बात है। तो इतने लंबे अरसे के लिए कोई मुल्क भी दुनिया का जो है वो लॉन्ग टर्म पाबंदियां नहीं लगा सकता। तो इसके अंदर आपको अपनी जिस तरह से हमारी NCOC है कि वो डेली बेसिस के ऊपर उनकी मीटिंग होती है, वो तमाम स्टेटिस्टिक्स उनके पास आते हैं, पूरी मैपिंग होती है, कौन से केसेस किस एरिया में हैं, किस तरह से उनका स्प्रेड को देखा जाता है, और उसकी रोशनी में डेली बेसिस के ऊपर जो है वो डिसीजंस होते हैं और सिचुएशन जो है वो इवॉल्व करती रहती है और उसके मुताबिक जो है वो फैसले किए जाते हैं, जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन्स भी हैं, जिसमें बाकी भी जो मुख्तलिफ
मईशत को ओपन करने के लिए जो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसमें बात ये है कि ये तो अब एक लॉन्ग टर्म चीज़ है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कोई भी ऐसी नहीं चल सकती कि हम मुल्क को बंद करते हैं। आपने देखा होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जब लॉकडाउन की तरफ जाते हैं और उसके लिए कहा जाता है तो वहाँ पर भी प्रोटेस्ट होते हैं, एहतजाज होते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो रहे हैं इस वक्त डेवलप्ड कंट्रीज में भी। तो ये अवाम को आप घरों में नहीं बिठा सकते, आपको कुछ ना कुछ जो है वो जिंदगी का पहिया जो है उसको जारी रखना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कत्ते कलामी की माफ़ी, मैं आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि पहिया चलता रहना चाहिए और यही इमरान खान का भी विजन था शुरू दिन से। लेकिन फॉर एग्जांपल अब PSL जैसा बड़ा इवेंट, उसमें कम से कम ये तो इंश्योर करवाया जा सकता था कि SOPs पर अमल दरामद हों। फिर साथ ही इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपने अंडर एक वो करवा रही है, इवेंट एक बड़ा करा रही है और वहाँ पर SOPs फॉलो ना हो, उसके लिए तो एब्सोल्युटली देयर इज़ नो एक्सक्यूज एंड देयर शुडंट बी एनी एक्सक्यूज। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, मगर PSL का ये था कि सिर्फ 20% के साथ इजाज़त दी गई थी और 20% में से भी मैं आपको बता दूं कि पूरे 20% लोग नहीं आए थे, बहुत कम अटेंडेंस थी, इसलिए मैं नहीं समझती कि PSL कोई वजह बनी थी। हाँ, प्लेयर्स के अंदर पॉजिटिव आने की वजह से जो डिसीजन लिया गया है मैं समझती हूँ बहुत टाइमली था और ये अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का कि PSL को पोस्टपोन कर दिया जाए। जहाँ तक ये लोकल एक्टिविटीज़ और लोकल जो फंक्शंस हुए हैं उसमें बिल्कुल लोगों को SOPs पे अमल दरामद करने के लिए सख्ती से किया गया था। होता ये था कि गेट से एंट्री के वक्त तो वो SOPs पे अमल दरामद करवाया जाता था, मगर जब वो एंटर हो जाते थे वेन्यू पे तो उसके बाद लोग उसको सीरियसली नहीं लेते थे और SOPs की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके नुकसान भी हमारे सामने आ रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की तरफ आते हैं। इस पर तो काफ़ी बहस हो चुकी कि अब तीसरी एक लहर जो है कोरोना की शुरू हो चुकी है, लेकिन हल उसका अगर सिर्फ SOPs पर अमल दरामद है तो साथ में वैक्सीनेशन भी है। और हम अनफॉर्चुनेटली शायद उन चंद ममालिक में से हैं दुनिया में जो उस अपनी मेरा नहीं ख्याल कि हम अभी तक तो 5% भी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाए हैं। तो क्या प्लान क्या है और व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? कम से कम प्राइवेट सेक्टर को तो अभी तक ये सारे मामलात हल कर लेने चाहिए थे, क्योंकि जिनकी कुव्वत ख़रीद है तो कम से कम वो तो अपनी वैक्सीनेशन, क्योंकि अगर हुकूमत पे रहें तो मुझे नहीं लग रहा कि अगले 2 सालों में हम 15-20% से ज़्यादा वैक्सीनेट कर पाएंगे अपनी पॉपुलेशन को। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के उन 65 ममालिक में शामिल है जहां पे वैक्सीनेशन एटलीस्ट स्टार्ट हो गई हुई है। इस वक्त 130 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे वैक्सीनेशन स्टार्ट भी नहीं हो सकी। तो इस चीज का क्रेडिट तो हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए कि एटलीस्ट वो हम उन पहली 65 ममालिक वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है और हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और अब 60+ की पॉपुलेशन जो है उनमें वैक्सीनेशन जारी है। प्रोसेस बिल्कुल स्लो है, मगर उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जितने लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है वो वैक्सीन उनके लिए अवेलेबल है, मगर रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा स्लो है, लोग सामने नहीं आ रहे हैं। लोग अभी रजिस्ट्रेशन के बावजूद जो है उनको मैसेजेस जा रहे हैं, उनको उनके सेंटर्स बताए जा रहे हैं, मगर लोग अभी जो है उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वेट एंड सी की एक पॉलिसी चल रही है, हेजिटेंसी है, लोग देखना चाह रहे हैं कि जिनको लगी है उनके ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि ये वैक्सीन पहली दफा दुनिया में आई है और इसके ऊपर लोग जो है इसको घबरा रहे हैं लगाने से। तो जो स्लो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो इस वजह से नहीं है कि हुकूमत के पास सेंटर्स नहीं है। 600 से ज्यादा सेंटर्स इस वक्त पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं और हर जगह वाफिर मिकदार में वैक्सीन। डॉक्टर साहब, यहाँ पे फिर कतई कलामी की माफ़ी, अगर आज सारे लोग डिसाइड कर लें कि जी हमने वैक्सीनेशन करवानी है तो हमारे पास कितने लोगों के लिए वैक्सीनेशन है? सिर्फ अगर इस पे बात करें, और प्लान्स क्या हैं हमारे वैक्सीनेशन मंगवाने के, क्योंकि वो तो वैक्सीनेशन से हमें वैसे ही बहैसियत पाकिस्तानी चिड़ है। अगर पोलियो वैक्सीनेशन की बात कर ली जाए और कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं, वो सारी चीज़ें अगर साइड पर रख दें, प्लान्स क्या हैं हमारे वैक्सीनेशन के लिए आगे? कितने हमारे पास वैक्सीनेशन इस वक्त अवेलेबिलिटी क्या है और आगे का प्लान क्या है हमारे पास? देखिए, इस वक्त तो जितने हमारे पास रजिस्ट्रेशंस हुई हुई हैं उनके लिए वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। साइनोफार्म जो है मजीद हमें जो है वो 15 तारीख तक मिल जाएगी, मजीद उसकी हमारे पास खेप आ जाएगी। उसके अलावा जो एस्ट्राजेनेका है
वो थोड़ी सी डिले हुई है, मगर वो भी आपको 2-4 दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला वो भी हमारे पास पहुंच जाएगी। एस्ट्राजेनेका जो है वो हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिल रही है और उनकी कमिटमेंट हमारे साथ 14.5 मिलियन की जो कमिटमेंट है फर्स्ट गो में कि उन्होंने हमें ये वैक्सीन देनी है। और उसके अलावा पाकिस्तान ने परचेज करने के लिए कैंसिनो बायो की वैक्सीन, जिसका हमारे मुल्क में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, उसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। आज हमने बाइंग के लिए भी जो है वो वैक्सीन का ऑर्डर जो है कैंसिनो बायो और ये डॉक्टर साहब वेटिंग लिस्ट में हमारा नंबर क्या है बाइंग ऑर्डर अगर हमने प्लेस कर दिया तो एक्सपेक्टेड? देखिए, जिस वक्त किसी मुल्क में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जो कि कैंसिनो बायो ने पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे, 30,000 वॉलंटियर्स ने पाकिस्तान में उस ट्रायल्स में हिस्सा लिया था, तो ये एक बाइंडिंग होती है उस कंपनी के ऊपर कि वो प्रायोरिटी के ऊपर हमें वैक्सीन देगी। और इसके लिए प्री बुकिंग जो थी वो पहले से हो चुकी थी, आज से काफी अरसा पहले जब ये ट्रायल्स शुरू हुए थे। तो मुझे उम्मीद है कि कैंसिनो बायो की भी वैक्सीन जो है हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि वो बाउंड है हमारे साथ हमें जल्दी प्रोवाइड करने की, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रायल्स हमारे मुल्क में किए हैं। और कैंसिनो बायो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो सिंगल डोज वैक्सीन है, बाकी वैक्सीन की तरह उसकी 2 डोजेस नहीं चाहिए, वो 1 डोज उसकी सफिशिएंट है। तो ये सारी चीजें पाइपलाइन में है और अगर इसी तरह चलती रही तो हम समझते हैं कि सितंबर तक हम अपनी तकरीबन 30 मिलियन पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे तमाम डिलीवरी सिस्टम्स, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी, सारी चीज़ों को अपग्रेड कर लिया गया है और वो EPI की जो हमारा पूरा एक डिलीवरी चेन थी कोल्ड स्टोरेज की, वो बिल्कुल इस वक्त तैयार है और दूर दराज के इलाकों में, छोटे शहरों में हर जगह जो है वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो जल्द से जल्द पॉपुलेशन कवर होगी, मगर इसके अंदर अवाम की हमें चाहिए कोऑपरेशन कि वो लोग सामने आएं और आके वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर नौशीन साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी अहम ये पूरी जो गुफ्तगू हुई डॉक्टर साहिबा ने की, मैंने तो उनसे काउंटर सवालात किए क्योंकि मेरे ख्याल में सितंबर तक अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि 3 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, वो कुछ भी नहीं है। हमारी आबादी कम से कम 22 करोड़ है और 22 करोड़ में से 3 करोड़ अगर सितंबर तक वैक्सीनेट हो रहे हैं तो इसका मतलब कि खदशात खुदा न ख्वास्ता मौजूद हैं कि एक और लहर अगर आई कोरोना की, खुदा न ख्वास्ता मैं साथ में कह रहा हूँ, तो काफ़ी नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक अहम मैसेज इसी प्लेटफॉर्म से जो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जिस कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है आपके लिए, खुसूसन 60+ जिनकी एज जो है वो 60 से ज़्यादा है, जो कि मरीज़ हैं, स्पेशली शुगर के मरीज़ हैं या और मौजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनको ज़रूर, स्पेशली बुज़ुर्गों को वैक्सीनेशन वो ज़रूर करवाइए। उसका एक नंबर है बाकायदा, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हो रही है। और खुदा रहा जो लोग मिसकंसेप्शंस इस बारे में फैला रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए, बुज़ुर्गों के बारे में सोचिए और इंसानियत के बारे में सोचिए। कोरोना की वैक्सीनेशन जो है ये ज़रूर कराइए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।